Hello students, good morning all of you class 10th students. As you know students, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के कोर्स चैप्टर सेकेंड फेडरलिज्म पे हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है। लास्ट वीक में आप लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने जाना था। इसमें जो मेन फोकस हमारा था फेडरलिज्म की डिफिनीशन, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, एंड आप लोगों ने फेडरलिज्म में किस तरीके से स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में पावर्स का डिवाइडेशन होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे लास्ट वीक में। तो आज की जो हमारा जो टुडे लेक्चर होगा वो और भी हम फेडरलिज्म को और भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम शशि मित्र मौर्य, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट टीडी पब्लिक स्कूल अलीगंज एटा। वाई दिस कोर्स स्टूडेंट्स, इस कोर्स की हमें क्यों ज़रूरत है? द कोर्स हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये कोर्स आपको समझने में आपकी सहायता करेगा कि फेडरलिज्म एज ए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, की फेडरलिज्म भी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, किस तरीके से इंडिया में आवर कंट्री में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। वेरियस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स दैट्स स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। तो इन सारे डाउट्स को, ये सारे कोर्स आपको पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म चैप्टर सेकेंड आपको हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को समझने में। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म, कंटिन्यू फेडरलिज्म पे हमारी डिस्कशन चलता रहेगा। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न डे गवर्नमेंट इनटू टू फॉर्म्स। मॉडर्न डे में यानी आज के आधुनिक समय में मॉडर्न डे में गवर्नमेंट का जो क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो टू फॉर्म्स में। क्या क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स? जो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न डे गवर्नमेंट इनटू टू फॉर्म्स। तो मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स में गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन टू फॉर्म्स में, एक फर्स्ट आपका यूनिटरी और एक आपका फेडरल। यूनिटरी में क्या होता है, जो यूनिटरी फीचर्स होता है गवर्नमेंट का, उसमें ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल द पावर यानी यूनिटरी में जो जितनी भी पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। ओके, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल में पावर्स आर डिवाइडेड, फेडरल में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। फेडरल की क्या फीचर है? फेडरल में पावर्स को डिवाइड किया गया है, यानी पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर में नेशनल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स को डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया गया है। और वो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ किससे मिली हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं, जो आपने प्रीवियस क्लास में के लेक्चर में देखा था किस तरीके से लिस्ट बनी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो फेडरल में क्या होता है, पावर्स डिवाइड होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। किससे पावर मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो इसलिए ये पावर्स को ये अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में यूज़ करते हैं, अपने पे पावर्स को ये इंजॉय करते हैं। जबकि यूनिटरी में क्या होता है, इसमें पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसमें जो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट को देती है वो कोई रिटर्न में नहीं होती है। ठीक है, वो क्या नहीं होती है, वो रिटर्न में नहीं होती है, यानी लिखित में कहीं नहीं होती है। तो जो चीज़ रिटर्न में नहीं है तो वो चीज़ हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमारी है? आप अगर एग्जांपल के तौर पर आप कभी भी कहीं पे एसेट लेते हैं, एसेट मतलब कहीं भी आप अपनी संपत्ति खरीदते हैं, मान लीजिए आपने खेत खरीदे, मकान खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा, तो उसके क्या बनते हैं? कागज़ बनते हैं। कोई अगर आपसे ऐसे कह दे कि ये हमने आपको दे दिया घर, तो आपको हमेशा ये डर बना रहेगा कि कभी ये ले लेंगे, क्योंकि रिटर्न में आपके पास नहीं है। तो यूनिटरी में पावर्स रिटर्न में नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट के पास,
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स देती है, ओरली देती है। तो कभी भी इस यूनिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को ले सकती है। जबकि फेडरल में क्या है, फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देती है। हमको पावर्स फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों को पावर्स कहाँ से मिली हुई हैं, स्टेट को और सेंट्रल को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं। ओके, तो ये पावर्स ली नहीं जा सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुपीरियर इन आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे यहाँ सब कुछ है। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्या मेंशन, हम क्या मानते हैं कि यही आखिरी बात है और यही सत्य बात है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉलो। तो ये जो स्लाइड है आप इसको अपनी कॉपी में इसी तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो फोकस होगा फेडरलिज्म के फीचर्स के ऊपर, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आखिर फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं, फेडरलिज्म की क्या विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो फेडरलिज्म के फीचर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहली बात तो हमें समझनी होगी, एवरी कंट्री इज़ नॉट फेडरल। वर्ल्ड में हर एक देश फेडरल नहीं है। आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि केवल 40% पॉपुलेशन फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है, इंजॉय कर रही है अपने जीवन को जी, ओनली 40%। बाकी का जो रिमेन है वो 60% फॉर्म ऑफ अलग गवर्नमेंट या यूनिटरी फंक्शन में इंजॉय कर रहे हैं। तो एवरी कंट्री इज़ नॉट फेडरल, हर एक देश फेडरल नहीं है। चाइना, ब्रिटेन, इराक आर नॉट फेडरल। जो बड़ी कंट्रीज़ में बात करें तो चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, इराक हो गया, ये सारी कंट्रीज़ फेडरल नहीं है। कह रहे हैं कि ओनली अबाउट 21, तो यहाँ पे 21 हटा दीजिए, यहाँ पे 25, ओके 25 होगा यहाँ पे। ओनली अबाउट 25 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरल। वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में लगभग 25 कंट्रीज़ ही फेडरल स्ट्रक्चर में है, जिसमें आपकी इंडिया भी है। ओके, तो मैंने बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर की नीड वहाँ पर है जहाँ पर डाइवर्सिटी जाता है। समझ रहे हैं ना, डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग रिलीजियस हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजियस है। तो उन कंट्रीज़ में फेडरलिज्म की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ओनली 25 कंट्रीज़ ही वर्ल्ड में है जहाँ पे फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमें क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, द स्पेसिफिक फीचर, कि इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट फीचर है वो क्या है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहली चीज़ तो हम सबसे पहले किसी कंट्री को जब चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि वहाँ पर गवर्नमेंट के लेवल्स कितने हैं। 2 लेवल्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। एक बात याद रखिए, जो लोकल गवर्नमेंट का फार्मूला है ये हमारे इंडिया में है। तो लोकल गवर्नमेंट हो या ना हो, अगर 2 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, सेंटर है, स्टेट है, तो वो कंट्री फेडरल मानी जाएगी। ठीक है, हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है और इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री इन अ टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से भी भारत बहुत बड़ा देश है। तो रनअप अच्छे से रनअप चीज़ें चलती रहें, रनिंग में रहें, इसके लिए हमने लोकल गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दी है। तो हमारे यहाँ तो 3 लेवल्स हैं। तो पहला फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म का पहला फीचर कह रहा है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक सरकारों का स्तर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ 3 है, तो इंडिया तो वैसे भी फेडरल। तो क्या लिखा हुआ है, फेडरल स्ट्रक्चर कैन नॉट एग्जिस्ट विद अ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जिस कंट्री में सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर वर्क नहीं करता है। फेडरल स्ट्रक्चर वर्क करता है जहाँ पे गवर्नमेंट्स के इतने लेवल्स हों, 2 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, सेंटर और स्टेट तो कंपलसरी, लोकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और भी अच्छी चीज़ है
कि हम लोगों ने और भी डिसेंट्रलाइजेशन की या पावर को, यानी पावर्स की और भी पावर शेयरिंग की। तो पहला फीचर आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको कॉपी में नोट डाउन करें। फीचर्स फर्स्ट है आपका, अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड ज्यूरिडिक्शन की। ओके स्टूडेंट्स, स्पेसिफाइड ज्यूरिडिक्शंस, सबसे पहले हम ये समझते हैं ज्यूरिडिक्शन का मीन्स क्या है। तो ज्यूरिडिक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट्स द पावर टू मेक डिसीजंस। द पावर टू मेक डिसीजंस यानी आप अगर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, यानी आपके पास राइट्स होने चाहिए, पावर लेने का अधिकार। आपके पास पावर होगी तभी आप कोई डिसीज़न लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि टू द पावर टू मेक डिसीजंस। आपने देखिए कि पहला फीचर ये है कि गवर्नमेंट्स के 2 और मोर लेवल्स होने चाहिए, सेंट्रल हो गई, स्टेट हो गई। अब अगर से स्टेट के पास और लोकल के पास, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, कंट्री कॉन्टेक्स्ट में, अगर इनके पास पावर्स नहीं है डिसीज़न लेने का, तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर सिर्फ नाम का रह जाएगा। ओके, वो फिर फेडरल नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारी पावर, सारे डिसीजन तो सेंट्रल ले रहे हैं। स्टेट और लोकल के पास कोई पावर है नहीं, तो फेडरल हुआ कहाँ से। तो ये कहा जा रहा है कि स्पेसिफाइड ज्यूरिडिक्शन यानी पावर्स होनी चाहिए टू द पावर टू मेक डिसीजन। ओके स्टूडेंट्स, सिटीजन्स ऑफ लोकेलिटी, किसी क्षेत्र के निवासी यानी किसी लोकेलिटी के जो निवासी होते हैं, नागरिक होते हैं, आर रूल्ड बाय ऑल द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम टाइम। हम सभी लोग रूल्ड किए जाते हैं एक ही समय में ऑल द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। जिस समय आप हमारा लेक्चर देख रहे हो उस समय भी आपके ऊपर लोकल गवर्नमेंट रूल कर रही है, आपके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स अलग लगे हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आपके ऊपर अलग से लगे हुए हैं, यानी आप तीनों की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो एट अ टाइम एक ही समय में हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट्स एंड सेंट्रल। बट लेकिन इनके टॉपिक्स अलग होते हैं, यानी उनके सब्जेक्ट अलग होते हैं, जो आप लोगों ने लिस्ट में देखे हैं, सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल स्टेट की लिस्ट में। बट द टॉपिक्स ऑन विच ईच गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस आर डिफरेंट। तो जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेते हैं। स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट उसी में सिर्फ डिसीजन ले सकती है। सेंट्रल के जो सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल उसमें डिसीजन ले सकती है। ओके, लोकल की कोई लिस्ट नहीं है, जो स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं वही लोकल के सब्जेक्ट बन जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को देती है, ये है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल और स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन से मिले और स्टेट ने अपनी कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दे दी। ओके, बट द टॉपिक्स ऑन विच ईच गवर्नमेंट्स विल टेक डिसीजंस आर डिफरेंट। दे आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, एक आपकी लोकल गवर्नमेंट हो गई। ओके, एक आपकी लोकल, फिर स्टेट और फिर सेंट्रल। अब एक ही टाइम में किस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जो आपकी अलीगंज नगर पालिका परिषद है। तो आर्टिकल 246 में, ठीक है, यानी 246 में ये सारी चीज़ें मेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। लोकल का क्या वर्क है, लोकल क्या वर्क करता है? लोकल सैनिटेशन का वर्क हो गया। ओके, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स लोकल लेवल पर। अलीगंज में अगर कोई रोड डैमेज हो गई है तो उसको नगर पालिका परिषद मेंटेनेंस करेगा। और क्लीन वाटर प्रोवाइड करना,
एंड ईटीसी। ठीक, इसी तरीके से स्टेट में, स्टेट किस तरीके से फंक्शन करती है स्टेट, तो स्टेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रोडवेज बस वगैरह चलती हैं, आपने रोडवेज बस देखा होगा, उसमें नगर पालिका परिषद अलीगंज नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन बस सेवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश बस सर्विस लिखा होता है, उत्तर प्रदेश परिवहन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। एजुकेशन, एजुकेशन हो गया, तो स्टेट में आपका एजुकेशन हो गया, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एजुकेशन हो गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कोतवाली अलीगंज, तो वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कोतवाली में जो ड्रेस वो लोग यूनिफॉर्म अपनी पहनते हैं उसमें ये नहीं लिखा है कि अलीगंज पुलिस, उसमें ये लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, क्योंकि ये स्टेट की है, तो पुलिस हमारे ऊपर जो ऑर्डर करती है वो स्टेट के द्वारा वहाँ से फंक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एट अ टाइम हमारे ऊपर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड करते हैं। अगर सेंट्रल की बात करें उसी समय, ठीक उसी समय सेंट्रल की बात करते हैं तो रेलवे, ओके। आधार, आधार की बात करें तो आधार में आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी कि सारे आधार कार्ड बैंक अकाउंट से अटैच किए जाएंगे। तो ये जो ऑर्डर था ये आपकी नगर पालिका परिषद अलीगंज ने नहीं पास किया था, ये सेंट्रल ने पास किया। और आप जब उस रोड से गुजर रहे हैं तो वो रोड बनाई हुई अलीगंज नगर पालिका परिषद के रोड के द्वारा आप जा रहे हैं, रास्ते में आप वाटर पी रहे हैं वो अलीगंज परिषद आपको प्रोवाइड कर रहा है, बैंक जा रहे हैं वो बैंक की सर्विस आपको सेंट्रल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा आप देखिए किस तरीके से, और ये तो मैंने थोड़ा सा एग्जाम बताया, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एट अ टाइम एक ही समय में किस तरीके से हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा हो जाए, ये आपका फीचर चल रहा है इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपका फीचर है। तो जो भी फीचर हो 1 2 3 में आप इसको, आई थिंक तीसरा फीचर है, थर्ड फीचर है इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये आप वीडियो को पॉज करके एक बार वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, और जब नोट्स बनाएंगे तो वीडियो को प्ले करेंगे और पोस्ट करके सारे नोट्स डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट in an absolute federal country, in an absolute federal country, the view of the judiciary prevails। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अटेंशन देना है, ध्यान देना है। एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री की बात हो रही, एब्सोल्यूट का मीन्स आप समझ लीजिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है इक्वल पावर्स, इक्वल पावर्स, equal powers divided between central and state, ओके। एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री, एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री वो है जहाँ पे पावर्स को इक्वल डिवाइड किया गया है सेंट्रल और स्टेट में, सेंट्रल एंड स्टेट में। और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स ज़्यादा हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी इंडिया जो हमारा देश है वो एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री नहीं है, ओके। हमारी जो कंट्री है वो एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री नहीं है, ये आपको बात याद रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर्स इक्वल डिवाइड नहीं है सेंट्रल और स्टेट में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किया गया है। अगर ये सिचुएशन किसी कंट्री में होती है फेडरल स्ट्रक्चर में कि वहाँ पे एब्सोल्यूट फेडरल है, तो वहाँ पर क्या होगा, पावर्स इक्वल हैं। तो जब इक्वल पावर्स होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बिल्कुल से ये कॉमन बात है। तो उस समय उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प ली जाएगी, जुडिशरी की। किसकी, जुडिशरी प्रिवेल्स। वहाँ पे जुडिशरी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में आ जाती है जुडिशरी, जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट में पावर्स का इक्वल डिवाइडेशन होता है। याद रखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ से
सेंट्रल को पावर ज़्यादा दी गई, तो जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है और स्टेट गवर्नमेंट उसके कंपेरिजन में वीक है। ओके, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है राज्य सरकार के अपेक्षा में। ठीक, हाउएवर, लेकिन जो भी हो, इन इंडिया, भारत में सेंटर इज स्ट्रोंगर, यानी केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, सेंटर इज स्ट्रोंगर। सो द व्यू ऑफ द सेंटर मोस्टली प्रिवेल्स। तो हमारे यहाँ क्या है कि सो द व्यू ऑफ द सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस देता है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस जारी करता है तो उसको हर स्टेट को मानना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पावरफुल है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट उसकी पावर्स को मानते भी, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उसकी गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं। जैसा कि लॉकडाउन में आप देख रहे हैं, लीड कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी गाइडलाइंस को अचीव कर रहे हैं और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मान रहे हैं इस समय। ओके, अब जब लॉकडाउन 4 लगा हुआ है, 4.0, जब लॉकडाउन 4 लगा हुआ है तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें गाइडलाइंस इश्यू करने का जो राइट सेंट्रल ने दिया है वो स्टेट को दे दिया है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बना सकते हैं, क्योंकि कहीं पर केस ज़्यादा है, कहीं पर केस कम है, तो हर जगह के लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयर होती है अपनी एरिया को लेकर कि किस डिस्ट्रिक्ट में उसके यहाँ केसेस हैं, किस में नहीं है, कहाँ पर उसको ढील देने की ज़रूरत है, कहाँ पे रेड जोन, कहाँ पे ग्रीन जोन, कहाँ पे ऑरेंज जोन लगाना है, ये स्टेट को ज़्यादा पता है। ओके, तो सेंट्रल एंड स्टेट। सो स्टूडेंट्स, सो द व्यू ऑफ द सेंटर मोस्टली प्रिवेल्स। तो हमारे यहाँ जो सेंटर का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो व्यू होता है वही रनअप पे ज़्यादातर आता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स उसको फॉलो करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये समझिए, मैं जब क्लास में आऊँगा, जब हमारी स्कूल ओपन हो गए तो हम लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं आपको अभी तक आपने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स अपने सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है सेंट्रल में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उससे रिक्वेस्ट करें तो। ओके, तो सेंट्रल की पावर्स बहुत हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छी बात यह है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हाउएवर द स्टूडेंट्स, तो हाउएवर द स्टेट फाइट, लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हाउएवर इफ द स्टेट फाइट्स अगेंस्ट द डिसीजन, मान लीजिए कोई डिसीजन आया गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करते, तो फाइट हो गई, झगड़ा हो गया। द सुप्रीम कोर्ट विल मेक द फाइनल कॉल, द सुप्रीम कोर्ट विल मेक द फाइनल कॉल, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल कॉल लेगा हमारे कंट्री में। जैसे एनआरसी का चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एनआरसी में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। तो अब ये इश्यू चला गया है। वैसे जो सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल की लिस्ट में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप पे लॉ बना सकती है, उसने किया। अब स्टेट गवर्नमेंट्स कह रहे हैं कि हम इसको अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे एनआरसी को। तो अब फाइट हो गई सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जो कुछ स्टेट्स हैं। तो अब ये जो टॉपिक है वो चला गया है, ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पे चला गया है। तो इस समय कंट्री हमारा बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम को फेस कर रही है, तो इसलिए अभी ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये साइड लाइन कर दिए गए। ओके, अभी हमारा पूरा फोकस कोरोना वायरस को फाइट करने में लगा हुआ है। तो ये सारे इश्यूज़ एक बार फिर से हमारे सामने आएंगे जब कोरोना चला जाए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। बात करते हैं स्पेसिफाइड रेवेन्यू सोर्सेस। स्पेसिफाइड रेवेन्यू सोर्सेस, अब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था पैसे को लेकर, पैसे की वजह से वैसे भी बहुत लड़ाइयाँ होती। तो मनी मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से पैसा उसको रेवेन्यू मिलेगा। हो सकता है मान लीजिए सारे रेवेन्यू सेंट्रल के पास ही जाता,
पूरा रेवेन्यू किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास। तो हो सकता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को फंडिंग ना करते, तो ऐसा किया गया है। हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के रिसोर्सेज अलग हैं, उसकी कमाई का जरिया अलग है और सेंट्रल का अलग है। तो हमारे यहाँ रेवेन्यू सोर्सेज दोनों के अलग हैं, सेंट्रल के अलग हैं, स्टेट के अलग हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चीज़ों को समझते हैं। देयर इज़ नो टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉर मनी। हमारे यहाँ कोई टसल नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है मनी को लेकर स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स में, ठीक है। वो बात अलग चलती रहती है, कई सारे स्टेट्स आरोप लगाते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके हिस्से के पैसे नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती। सोर्सेस सबके अलग अलग है, ठीक है, ये आप बात समझिए। तो हमारे यहाँ कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं है पैसे मैटर्स को लेकर, क्योंकि स्टेट के रेवेन्यू सोर्सेज अलग हैं और सेंट्रल के अलग हैं। जैसा कि आपने लॉकडाउन में देखा कि सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने रिक्वेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो बियर शॉप्स हैं उनको ओपन कर दिया जाए, क्योंकि बियर शॉप से बहुत सारा जो रेवेन्यू आता है, जो टैक्स आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये कमाई है। तो राज्य और बियर शॉप जो ये होते हैं, बियर शॉप में बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्सेस गेन होता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी बियर शॉप ओपन कर दिया जाए लॉकडाउन में, जिससे कि हमारे पास जो पैसे की कमी आ रही है वो यहाँ से हम इसको पूरा करें। तो आपने देखा बियर शॉप्स वगैरह खुल गई, तो काफ़ी उसका विरोध भी हुआ। लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा कहाँ से। मेन सोर्सेज, इसके सबसे ज़्यादा सोर्सेज बियर शॉप से आता है स्टेट गवर्नमेंट से। मार्केट जितनी है वो सब क्लोज हैं, मॉल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, सब कुछ बिल्कुल बंद है। तो रेवेन्यू तो स्टेट के पास आ ही नहीं रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने देखा कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर हमको कहीं से आता है वो बियर शॉप से आता है, तो अगर हम उसको ओपन करा दें तो कुछ हमारे पैसों की कमियां दूर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिर बियर शॉप्स ओपन की गई। तो नो टसल फॉर स्टेट्स फॉर मनी, दिस इज़ बिकॉज द सोर्सेज ऑफ मनी आर फिक्स्ड एंड डिसाइडेड। ऐसा इसलिए हमारे यहाँ क्यों नहीं झगड़े होते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ मनी है, जो सोर्सेज ऑफ मनी यानी पैसे का जो स्रोत है वो हमारे यहाँ फिक्स्ड है और डिसाइडेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू को यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं, ये एक बहुत ही आप समझिए छोटा सा एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे इसमें ईटीसी लगा हुआ है ना, बहुत सारे सोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे मान लीजिए कस्टम टैक्स की बात करते हैं, तो कस्टम टैक्स यूनियन गवर्नमेंट को मिलता है और जो इनकम टैक्स लगता है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में जाता है। तो ये मेन सोर्सेज होगा यूनियन गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के व्हीकल टैक्स हो गया। मान लीजिए कि आप कोई बाइक लाए, स्कूटी लाए, तो आप अपने एटा जनपद के आरटीओ ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर कराएंगे, तो उसमें जो खर्च आएगा उसमें जो खर्च लगेगा वहाँ से जो टैक्सेस लगेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगे। लैंड टैक्स, आपने कोई प्रॉपर्टी स्टेट में परचेज़ की तो कागज़ बनते हैं, तो वहाँ पर टैक्स लिए जाते हैं, तो वो सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। और आप जानते हैं लॉकडाउन में सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बंद पड़े, ना तो कोई व्हीकल्स खरीद रहा है, ना कोई ज़मीन जायदाद खरीद रहा है, कचहरी कोर्ट सब बंद है, तो सोर्सेज तो हो ही नहीं रहा है, तो उसने बीएस ऑफ ओपन कराए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट फीचर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं डिस्कस करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ट्राई टू एकोमोडेट एज मच एज डाइवर्सिटी एज पॉसिबल। तो वो उन्होंने बहुत प्रयास किया
कि जितनी हम डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकें, उसको स्वीकार कर सकें, उसके सब लोग मिलजुल कर काम करें, एकोमोडेट एज मच एज डाइवर्सिटी। श्रीलंका की स्टोरी में आपको याद होगा, उन लोगों ने डाइवर्सिटी को क्या कर दिया था, इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर टेंशन क्रिएट हो गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रयास किया कि हमारे यहाँ, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी थी, तो उसको एकोमोडेट किया गया, जितना संभव हो सके उसको स्वीकारा गया, चाहे उसको शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, एंड सोशल ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोशल डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो इनको भी जब हम एकोमोडेट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बोलते हैं ये फेडरल कंट्री। फेडरल में है क्या कि मिलजुल कर सबको वर्क करना है, वर्क टुगेदर का फार्मूला है, ठीक है। तो रिलीजियस, कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल, और मिलजुल कर आप तभी वर्क कर पाएंगे कि जब आप सामने वाले को एक्सपेक्ट कर लेंगे, उसको स्वीकार लेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन का हो, किसी भी सोशल ग्रुप का हो, ठीक है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे यहाँ ये फीचर है। एट द सेम टाइम दे इंश्योर दैट द डाइवर्स पीपल स्टे टुगेदर। तो हम ये इंश्योर करते हैं, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम डाइवर्स होकर भी, यानी विभिन्न विभिन्न होकर, यानी एक दूसरे से अलग होकर भी पीपल स्टे टुगेदर, हम लोग साथ साथ रहें, साथ साथ वर्क करें, साथ साथ रहें, और कंट्री के डेवलपमेंट में क्या करें, कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है, स्टे टुगेदर रहें। तो इंडिया इज़ अबाउट यूनिटी, भारत के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारत के बारे में बोला जाता है कि भारत की अनेकता में ही एकता है, भारत की अनेकता में ही क्या है, एकता है, अनेकता में ही एकता है। ये भारत के, हमारे कंट्री के लिए बोला जाता है कि इंडिया में अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए हम लोग कितने डिफरेंट हैं, लेकिन हम फिर भी सब क्या हैं, एक हैं, क्या है, एक हैं। और सब लोग मिलकर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद आज हमारा पूरा देश किस तरीके से एक अननोन वायरस से फाइट कर रहा है मिलकर, किस तरीके की नेशनलिज्म की फीलिंग्स है, इस पर भी बहुत डिस्कशन हो चुका है क्लास 9th में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। दिस इज़ वाई, यही कारण है, वी हैव नॉट सीन एनी स्टेट्स, आज तक हम लोगों ने ये नहीं देखा, ये नहीं सुना कि कोई स्टेट हमारे देश से अलग हो गया, सेपरेटिंग फ्रॉम द कंट्री, कि कोई भी स्टेट हमारा हमारे देश से अलग हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कोई भी स्टेट इंडिया से अलग हो भी नहीं सकता है। ओके, तो हमारे यहाँ आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टेट हमारे कंट्री से अलग हुआ हो। सम स्टेट डिवाइडेड एमंग देमसेल्फ, कुछ राज्यों ने अपने बंटवारा तो कर लिया, अपने आप को बांटा तो है, किस बेस पर बांटा है, कल्चर और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की वजह से, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की वजह से। एग्जांपल तेलंगाना, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो उसने डिवाइड तो हुआ लेकिन कोई कंट्री से अलग नहीं हुआ, एक अलग स्टेट बन गया कल्चर और लिंग्विस्टिक के बेस पर, ठीक है। बट ओवरऑल, लेकिन कुछ भी हो, सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं, द कंट्री हैज स्टे टुगेदर, हमारा देश एक है, ठीक है, हम सभी एक हैं, द कंट्री हैज स्टेट टुगेदर। आज हम लोगों ने कौन कौन से फीचर्स पढ़े, तो आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, वो यहीं पर एंड होता है। रिवाइज करते हैं, क्यों रिवाइज करते हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के फीचर्स में पहला फीचर क्या है कि 2 या 2 से अधिक सरकारें होनी चाहिए, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट। सेकेंड फीचर क्या है कि पावर्स अलग होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स ज्यूरिडिक्शन, कि डिसीजन लेने की पावर्स अलग होनी चाहिए, और वो पावर्स कहाँ से मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संविधान के द्वारा। थर्ड क्या है, जुडिशरी डिसाइडिंग केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड फेडरलिज्म का फीचर क्या है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है सेंट्रल वर्सेज स्टेट, तो उसका फैसला कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। फोर्थ क्या फीचर है कि फिक्स रेवेन्यू शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम फिक्स होना चाहिए कि कोई भी
कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो रेवेन्यू सिस्टम को लेकर। और फिफ्थ फीचर क्या है फेडरलिज्म का, कि हमें रिस्पेक्टिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सारे आप लोगों ने फीचर्स पढ़े फेडरलिज्म के। आप लोग इन सारे फीचर्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट्स कर लेंगे। फेयर आपके नोट्स मेंटेन होने चाहिए। जब हमारा स्कूल ओपन होगा हम और भी इस पर बहुत सारा डिस्कशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट्स में कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। थैंक यू स्टूडेंट।